नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, क्रिकेट मैच। 1 जनवरी 1934। आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज्यादा मजबूत थी, मगर हमें हार हुई और वे लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं, हम नेतृत्व के लिए धन दौलत जरूरी समझते हैं। हिज हाइनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा, मगर कितने दिलों में आग लगी। कितने लोगों ने हुक्म हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया। जोश कहाँ, संकल्प कहाँ, खून की आखिरी बूंद गिरा देने का उत्साह कहाँ। हम खेले और जाहिरा दिल लगा कर खेले, मगर यह सच्चाई के लिए जान देने वालों की फौज न थी। खेल में किसी का दिल न था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपने तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती जो अभी अभी कार से उतरी थी आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाई और बोली, आप भी इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफर? मुझे हैरत हुई, यह लड़की कौन है और इसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए सकता सा हो गया। शिष्टाचार और आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गईं। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़े बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी न हुई थी। मैंने निज़ाम हैदराबाद से, हिज एक्सीलेंसी वायसराय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया है, उनके साथ बैठकर खाना खाया है, मगर यह कमजोरी मुझ पर कभी न छाई थी। बस यहाँ जी चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पांव चूम लूं। यह वह सलोनापन न था जिस पर हम जान देते हैं, न ही वह नज़ाकत जिसकी कभी लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी और थी आत्म अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा। मैंने सवाल भरे अंदाज से कहा, जी हाँ। यह कैसे पूछूं कि मेरी आपसे भेंट कब हुई? उसकी बेतकल्लुफी कह रही थी कि वह मुझसे परिचित है, मैं बेगाना कैसे बनूं? इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने का फर्ज अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आपसे तो बहुत काम लूंगी। चलिए अंदर वेटिंग रूम में बैठते हैं। लखनऊ जा रहे होंगे ना? मैं भी वहीं जा रही हूँ। वेटिंग रूम में आकर उसने मुझे आराम कुर्सी पर बिठाया और खुद एक मामूली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग तो पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताज्जुब और बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट से भी शौक है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीजी मैंने कभी न की थी। ध्यान उसी की तरफ लगा था। तबीयत में कुछ घुटन सी हो रही थी। रगों में वह तेजी और तबीयत में वह गुलाबी नशा न था जो ऐसे मौके पर स्वभावतः मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आपने वह मैच देखा? उसने अपना सिगरेट जलाकर कहा, जी हाँ, शुरू से आखिरी तक। मुझे तो सिर्फ आपका ही खेल जचा, और लोग तो कुछ बेदिल से हो रहे थे और मैं उसके राज समझ रही हूँ। हमारे यहाँ सही आदमियों को सही जगह पर रखने का प्रयोजन ही नहीं है। जैसे इस राजनीतिक बस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज का अधिकार है। वह किसी ज्ञान विज्ञान के साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो सकता है, इसकी योग्यता उसमें हो या न हो। नई इमारतों का उद्घाटन उसके हाथों से कराया जाता है, बुनियादें उसके हाथों से रखवाई जाती हैं, सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वह कॉन्वोकेशन के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम बांटेगा। यह सब हमारी दास मनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताज्जुब नहीं कि हम इतने नीचे गिरे हुए हैं। जहाँ हुक्म और अख्तियार का मामला है वहाँ तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चूमने ही पड़ते हैं। मगर जहाँ हम अपने स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं, वहाँ भी हमारी जी हजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती। इस टीम का कप्तान तो आपको होना चाहिए था, तब देखते दुश्मन क्यों कर बाजी मार ले जाता। महाराजा साहब में तो इस टीम का कप्तान बनने की इतनी ही योग्यता है जितनी आप में असेंबली का सभापति बनने की या मुझ में सिनेमा की एक्टिंग करने की। बिल्कुल वही भाव जो मेरे दिल में थे, मगर उसकी जबान से निकलकर कितने असरदार, कितने आंख खोलने वाले हो गए। मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं, सचमुच यह हमारी कमजोरी है। आपको इस टीम में शरीक न होना चाहिए था।
मैं मजबूर था। इस सुंदरी का नाम मिस हेलेन मुखर्जी है। अभी इंग्लैंड से आ रही हैं और यही क्रिकेट मैच देखने के लिए बंबई उतर गई थीं। इंग्लैंड में उन्होंने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की है और जनता की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। वहां उसने एक अखबार में मेरी तस्वीर देखी थी और मेरा जिक्र भी पढ़ा था। तब से वह मेरे लिए अच्छा ख्याल रखती है। यहाँ मुझे खेलते देखकर वह और भी प्रभावित हुई। उसका इरादा है कि हिंदुस्तान की एक नई टीम तैयार की जाए और उसमें वही लोग लिए जाएं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी हैं। उसका प्रस्ताव है कि मैं टीम का कप्तान बनाया जाऊं। इसी इरादे से वो सारे हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती हैं। उसके स्वर्गीय पिता डॉक्टर एन मुखर्जी ने बहुत संपत्ति छोड़ी है और वो उसकी संपूर्ण उत्तराधिकारिणी है। उसके प्रस्ताव को सुनकर मेरा सिर आसमान में उड़ने लगा। मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना इतने अप्रत्याशित ढंग से वास्तविकता का रूप लेगा यह कौन सोच सकता था। अलौकिक शक्ति में मेरा विश्वास नहीं, मगर आज मेरे शरीर का रोंवा रोंवा कृतज्ञता और भक्ति भावना से भरा हुआ था। मैंने उचित और विनम्र शब्दों में मिस हेलेन को धन्यवाद दिया। गाड़ी की घंटी हुई। मिस मुखर्जी ने फर्स्ट क्लास का 2 टिकट मंगवाया। मैं विरोध नहीं कर सका। उसने मेरा लगेज उठवाया, मेरा हैट खुद उठाया और बेधड़क एक कमरे में जा बैठी और मुझे भी अंदर बुला लिया। उसका खानसामा 3रे दर्जे में बैठा था। मेरी क्रिया शक्ति जैसे खो गई थी। मैं भगवान जाने क्यों इन सब मामलों में उसे अगुवाई करने देता था, जो पुरुष होने के नाते मेरे अधिकार की चीज थी। शायद उसके रूप, उसकी बौद्धिक गरिमा, उसकी उदारता ने मुझ पर रौब डाल दिया था कि जैसे अपने कामरूप की जादूगरनियों की तरह उसने मुझे भेड़ बना लिया हो और मेरी अपनी इच्छा शक्ति लुप्त हो गई हो। इतनी ही देर में मेरा अस्तित्व उसकी इच्छा में खो गया। मेरे स्वाभिमान की मांग यह थी कि मैं उसे अपने लिए फर्स्ट क्लास की टिकट न मंगवाने देता और 3रे दर्जे में ही आराम से बैठता, और अगर पहले दर्जे में बैठना था तो इतनी ही उदारता से दोनों के लिए खुद पहले दर्जे की टिकट लाता। लेकिन अभी तो मेरी क्रिया शक्ति लुप्त हो गई थी। 2 जनवरी। मैं हैरान हूं कि हेलेन को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है, और यह सिर्फ दोस्ताना हमदर्दी नहीं है, इसमें मोहब्बत की सच्चाई है। दया में तो इतना आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ करता, और रही मेरे गुणों की स्वीकृति, तो मैं अकल से इतना खाली नहीं हूं कि इस धोखे में पड़ूं। गुणों की स्वीकृति ज़्यादा से ज़्यादा 1 सिगरेट और 1 चाय की प्याली पा सकती है। मैं सेवा सत्कार तो वहीं पाता हूँ जहाँ किसी मैच में खेलने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो भी वहाँ इतने हार्दिक ढंग से मेरा सत्कार नहीं होता, सिर्फ रस्मी खातिरदारी बरती जाती है। उसने जैसे मेरी सुविधा, मेरे आराम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हो। मैं तो शायद अपनी प्रेमिका के सिवाय और किसी के साथ इतनी हार्दिकता का बर्ताव नहीं कर सकता। याद रहे, मैंने प्रेमिका कहा है, पत्नी नहीं। पत्नी की हम खातिरदारी नहीं करते, उससे तो खातिरदारी करवाना ही हमारा स्वभाव हो गया है, और शायद सच्चाई भी यही है। मगर फिलहाल मैं तो इन दोनों नेमतों में से एक का भी हाल नहीं जानता। उसके नाश्ते, डिनर और लंच में तो मैं शरीक था ही। हर स्टेशन पर, हालांकि वह डाक थी और खास खास स्टेशनों पर ही रुकती थी, वो मेवे और फल मंगवाती और मुझे आग्रहपूर्वक खिलाती। कहाँ की क्या चीज़ मशहूर है इसका उसे खूब पता है। मेरे दोस्तों और घर वालों के लिए तरह तरह के तोहफे खरीदे, मगर हैरत यह है कि मैंने एक बार भी उसे मना नहीं किया। मना क्यों करता, मुझसे पूछकर तो नहीं लाती। जब वह एक चीज़ लाकर मोहब्बत के साथ मुझे भेंट करती है तो मैं कैसे इनकार करूं। खुदा जाने मैं क्यों मर्द होकर भी उसके सामने औरत की तरह शर्मीला, कम बोलने वाला हो जाता हूं कि जैसे मेरे मुंह में जबान ही नहीं। दिन की थकान की वजह से रात भर मुझे बेचैनी सी रही। सर में हल्का हल्का दर्द था, मगर मैंने इस दर्द को बढ़ा कर कहा। अकेला होता तो शायद इस दर्द की जरा भी परवाह नहीं करता, मगर आज उसकी मौजूदगी में मुझे उस दर्द को जाहिर करने में मज़ा आ रहा था। वह मेरे सिर में तेल मालिश करने लगी और मैं खामखा निढाल हुआ जाता था। मेरी बेचैनी के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जाती। मुझसे बार बार पूछती कि अब दर्द कैसा है, और मैं अनमने ढंग से कहता कि अच्छा हूँ। उसकी नाजुक हथेलियों के स्पर्श से मेरे प्राणों में गुदगुदी होती थी। उसका वह आकर्षक चेहरा मेरे सर पर झुका है, उसकी गर्म सांसें मेरे माथे को चूम रही हैं और गोया जन्नत के मैं मज़े ले रहा हूँ। मेरे दिल में अब उस पर फतेह पाने की ख्वाहिश झकोले ले रही है।
मैं चाहता हूँ कि वो मेरे नाज उठाए। मेरे तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं होनी चाहिए जिससे वो समझ जाए कि मैं उस पर लट्टू हो गया हूँ। 24 घंटे के अंदर मेरी मनस्थिति में ये कैसी क्रांति हो गई है। मैं क्यों कर प्रेम के प्रार्थी से प्रेम का पात्र बन गया हूँ। वो बदस्तूर उसी तल्लीनता से मेरे सिर पर हाथ रखे बैठी हुई है। तब मुझे उस पर तरस आ जाता है और मैं भी उस एहसास से बरी नहीं हूँ, मगर इस माशूकी में आज जो लुफ्त आया उस पर आशिकी निछावर है। मोहब्बत करना गुलामी है, मोहब्बत किया जाना बादशाहत। मैंने दया दिखाते हुए कहा, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। उसने उमक कर कहा, क्यों? मुझे क्या तकलीफ हुई? आप दर्द से बेचैन बैठे थे और मैं बैठी थी। काश यह दर्द मुझे हो जाता। मैं 7वें आसमान पर उड़ा जा रहा था। 5 जनवरी। कल शाम को हम लखनऊ पहुंच गए। रास्ते में हेलेन से सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक प्रश्नों पर खूब बातें हुई। ग्रेजुएट तो भगवान की दया से मैं भी हूँ और तब से फुर्सत के वक्त किताबें भी देखता रहा हूँ, विद्वानों की संगत में भी बैठा हूँ, लेकिन उसके ज्ञान के विस्तार के आगे कदम कदम पर मुझे अपनी हीनता का बोध होता है। हर एक प्रश्न पर उसकी अपनी राय है और मालूम होता है कि उसने काफ़ी छानबीन के बाद यह राय कायम की है। उसके विपरीत मैं उन लोगों में से हूँ जो हवा के साथ उड़ते हैं, जिनकी क्षणिक प्रेरणाएं उलट पुलट कर उन्हें रख देती हैं। मैं कोशिश करता कि किसी तरह अपनी अक्ल का सिक्का जमा दूं, मगर उसके दृष्टिकोण मुझे बेजुबान कर देते थे। जब मैंने देखा कि ज्ञान विज्ञान की बातों में मैं उससे जीत न सकूंगा, तो मैंने एबिसीनिया और इटली के लड़ाई का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ पढ़ा था, और इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली पर दबाव डाला है, उसकी तारीफ में मैंने अपनी सारी वाक शक्ति खर्च कर दी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका यह ख्याल है कि इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ इंसानियत और कमज़ोर की मदद करने की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। उनकी साम्राज्य लिप्सा यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत फले फूले। मुसोलिनी वही कर रहा है जो इंग्लैंड ने कितनी ही बार किया और आज भी कर रहा है। यह सारा बहुरूपियापन सिर्फ एबिसिनिया के व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए है। इंग्लैंड को अपने व्यापार के लिए बाजारों की ज़रूरत है, अपनी बढ़ी हुई आबादी के लिए ज़मीन के टुकड़ों की ज़रूरत है और अपने शिक्षितों के लिए ऊंचे पदों की ज़रूरत है। तो इटली को क्यों ना हो? इटली जो कुछ कर रहा है ईमानदारी के साथ एलानिया कर रहा है। उसने कभी दुनिया के सब लोगों के सामने भाईचारे का डंका नहीं पीटा, कभी शांति का राग नहीं आलापा। वो तो साफ कहता है कि संघर्ष ही जीवन का लक्षण है। मनुष्य की उन्नति लड़ाई के जरिए ही होती है। आदमी के अच्छे गुण लड़ाई के मैदान में ही खुलते हैं। सबकी बराबरी के दृष्टिकोण को वो पागलपन कहता है। वो अपना शुमार भी उन्हीं बड़ी कौमों से करता है जिन्हें रंगीन आबादियों पर हुक्म करने का हक है। इसीलिए हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। इंग्लैंड ने हमेशा धोखेबाजी से काम लिया है, हमेशा एक राष्ट्र के विभिन्न तत्वों में भेद डालकर या उनमें आपसी विरोधों को राजनीतिक आधार बनाकर उन्हें अपना पिछलग्गू बना दिया है। मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया में इटली, जापान, जर्मनी खूब तरक्की करे और इंग्लैंड का आधिपत्य टूटे। तभी दुनिया में असली जनतंत्र और शांति पैदा होगी। वर्तमान सभ्यता जब तक मिट न जाएगी, दुनिया में शांति का राज्य नहीं होगा। कमज़ोर कौमों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, ठीक उसी तरह जिस तरह कमज़ोर पौधों को, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनका अस्तित्व स्वयं उनके लिए कष्ट का कारण बन गया है, बल्कि इसीलिए कि वही दुनिया के इस झगड़े और रक्तपात के लिए जिम्मेदार हैं। भला मैं इस बात से क्यों सहमत होने लगा? मैंने जवाब दिया और इन विचारों का इतने ही जोरदार शब्दों में खंडन भी किया, मगर मैंने देखा कि इस मामले में वह संतुलित बुद्धि से काम नहीं लेना चाहती या नहीं ले सकती। स्टेशन पर उतरते ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि हेलेन को अपना मेहमान कैसे बनाऊं। अगर होटल में ठहराऊं तो भगवान जाने अपने दिल में क्या सोचे। अगर अपने घर ले जाऊं तो शर्म मालूम होती है। वहाँ ऐसी रुचि संपन्न और अमीरों जैसा स्वभाव वाली युवती के लिए सुविधा सामग्री है ही क्या। यह संयोग की बात है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलने लगा और पढ़ना लिखना छोड़ छाड़कर उसी का हो रहा और एक स्कूल का मास्टर हूँ। मगर घर की हालत तो बदस्तूर है। वही पुराना अंधेरा टूटा फूटा मकान तंग गली में, वही पुराने रंग ढंग, वही पुराना ढच्चर। अम्मा तो शायद हेलेन को घर में कदम भी न रखने दे, और यहाँ तक नौबत ही क्यों आने लगी कि हेलेन खुद दरवाजे से ही भागे। काश आज अपना मकान होता,
सजा संवरा तो मैं इस काबिल होता कि हेलेन की मेहमानदारी कर सकता। इससे ज़्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती थी, लेकिन बेसरो सामानी का बुरा हो। मैं यही सोच रहा था कि हेलेन ने कुली से असबाब उठाया और बाहर आकर एक टैक्सी बुला ली। मेरे लिए इस टैक्सी में बैठ जाने के सिवाय दूसरा चारा ही क्या बच रहा था। मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो उस बेसरो सामानी के बावजूद भी वह खुश होती। हेलेन रुचि संपन्न है मगर नखरेबाज नहीं है। वह हर तरह की आजमाइश और तजुर्बे के लिए तैयार रहती है, मगर मुझ में न वह कल्पना है और न ही वह साहस। उसने जरा गौर से मेरा चेहरा देखा होता तो उसे मालूम हो जाता कि उस पर कितनी शर्मिंदगी और कितनी बेचारगी झलक रही है। मगर शिष्टाचार का निबाह करना तो जरूरी था। मैंने आपत्ति की। मैं तो आपको अपना मेहमान बनाना चाहता था, मगर आप तो उल्टा मुझे ही होटल लिए जा रही हैं। उसने शरारत से कहा, इसीलिए कि आप मेरे काबू से बाहर न हो जाएं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती कि आपके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाऊं। लेकिन प्रेम ईर्ष्यालु होता है, ये आपको मालूम है। वहाँ आपके इष्ट मित्र आपके वक्त का बड़ा हिस्सा ले लेंगे। आपको मुझसे बातें करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। और मर्द आम तौर पर कितने बेमुरवत और जल्द भूलने वाले होते हैं, इसका मुझे अनुभव हो चुका है। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सामने देखकर तुम मुझे भूलना चाहोगे तो भी न भूल सकोगे। मुझे अपनी इस खुशनसीबी पर हैरत ही नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जिस सुंदरी की एक नज़र पर मैं अपने आप को कुर्बान कर देता, वो इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरा तो जी चाहता था कि इसी बात पर उनके कदमों को पकड़कर सीने से लगा दूं और आंसुओं से तर कर दूं। होटल में पहुंचे। मेरा कमरा अलग था। खाना हमने साथ खाया और थोड़ी देर तक वहीं हरी हरी घास पर टहलते रहे। खिलाड़ियों को कैसे चुना जाए यही सवाल था। मेरा तो यही जी चाहता था कि सारी रात उसके साथ टहलता रहूं, लेकिन उसने कहा अब आप आराम करें, सुबह बहुत काम है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट रहा, मगर सारी रात नींद नहीं आई। हेलेन का मन अभी तक मेरी आंखों से छिपा हुआ था। वो हर क्षण मेरे लिए एक पहेली होती जा रही है। 12 जनवरी। आज दिन भर लखनऊ के क्रिकेटरों का जमाव रहा। हेलेन दीपक थी और पतंगे उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। यहाँ से मेरे अलावे 2 लोगों का खेल हेलेन को बहुत पसंद आया, ब्रिजेंद्र और सादिक। हेलेन उन्हें ऑल इंडिया टीम में रखना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों इस फन के उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की है उससे तो यही मालूम होता है कि वो क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि अपनी किस्मत की बाजी खेलने आए हैं। हेलेन किस मिजाज की औरत है यह समझना मुश्किल है। ब्रिजेंद्र मुझसे ज़्यादा सुंदर है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। रहन सहन से पूरा साहब है, लेकिन पक्का शोहदा और लोफर। मैं नहीं चाहता कि हेलेन उससे किसी तरह का संबंध रखे। अदब तो उसे छू भी नहीं गया है। बदजबान परले सिरे का बेहुदा गंदे मजाक, बातचीत करने का ढंग नहीं और मौके महल की समझ नहीं। कभी कभी हेलेन से ऐसे मतलब भरे इशारे करता है कि मैं शर्म से सिर झुका लेता हूँ, लेकिन हेलेन को शायद उसका बाजारूपन, उसका छिछोरापन महसूस नहीं होता। नहीं, वह शायद उसके गंदे इशारों को नजरअंदाज कर देती है। मैंने कभी उसके माथे पर शिकन नहीं देखी। मैं यह नहीं कहता कि हंसमुखपन कोई बुरी चीज है, न ही जिंदा दिली का मैं दुश्मन हूं, लेकिन एक लेडी के साथ तो अदब और कायदे का लिहाज रखना ही चाहिए। सादिक एक प्रतिष्ठित कुल का दीपक है, बहुत ही शुद्ध आचरण, यहाँ तक कि उसे ठंडे स्वभाव वाला भी कह सकते हैं। न ही घमंडी, न ही देखने में चिड़चिड़ा, लेकिन अब वह भी शहीदों में दाखिल हो गया है। कल आप हेलेन को अपने शेर सुनाते रहे और वह खुश होती रही। मुझे तो उन शेरों में कुछ भी मजा न आया। इससे पहले तो मैंने इन हजरत को कभी भी शायरी करते नहीं देखा। यह मस्ती कहाँ से फट पड़ी है। रूप में जादू की ताकत है, और क्या कहूँ। इतना भी न सूझा कि उसे शेर सुनाना ही हो तो हसरत या जिगर या जोश के कलाम में से 2-4 शेर याद कर लेता। हेलेन कलाम पढ़कर थोड़ी ही बैठी है। मगर मैं कहता हूँ आपको शेर कहने की जरूरत ही क्या है। मगर यह बात उनसे कह दूँ तो बिगड़ जाएंगे, समझेंगे मुझे जलन हो रही है। पर मुझे क्यों जलन होने लगी? हेलेन की पूजा करने वालों में केवल मैं ही एक थोड़ी ही हूँ। हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। हर आदमी के साथ बेतकल्लुफी मुझे पसंद नहीं।
मगर हेलेन की नज़रों में सब बराबर हैं। वो बारी बारी से सबसे अलग हो जाती है और सबसे प्रेम करती है। किसकी ओर ज़्यादा झुकी है यह फैसला करना मुश्किल है। सादिक की धन संपत्ति से वो जरा भी प्रभावित नहीं जान पड़ती। कल शाम को हम लोग सिनेमा देखने गए थे। सादिक ने आज असाधारण उदारता दिखाई। जेब से वह रुपया निकाल कर सबके लिए टिकट लेने चले गए। सादिक जो इस अमीरी के बावजूद बहुत तंगदिल आदमी है, मैं तो कहूँगा कि कंजूस आदमी है, हेलेन ने उसकी उदारता को जगा दिया है। मगर हेलेन ने उन्हें रोक लिया और खुद अंदर जाकर सबके लिए टिकट लाई। और यूं भी वो इतनी बेदर्दी से रुपया खर्च करती है कि सादिक मियाँ के तो छक्के छूट जाते हैं। जब उनका हाथ जेब में जाता है, हेलेन के रुपये काउंटर पर पहुंच जाते हैं। कुछ भी हो, मैं तो हेलेन के स्वभाव ज्ञान पर जान देता हूँ। ऐसा मालूम होता है वह हमारी फरमाइशों का इंतज़ार करती रहती है और उसको पूरा करने में उसे खास मज़ा आता है। सादिक साहब को उसने अलग भेंट कर दिया, जो यूरोप के दुर्लभ चित्रों की अनुकृतियों का संग्रह है और जो उसने यूरोप की तमाम चित्रशालाओं में जा जाकर खुद इकट्ठा किया है। उसकी आंखें कितनी सौंदर्य प्रेमी हैं। ब्रिजेंद्र जब शाम को अपना नया सूट पहनकर आया, जो उसने अभी अभी सिलाया है, तो हेलेन ने मुस्कुरा कर कहा, देखो कहीं तुम्हें नजर न लग जाए, आज तो तुम दूसरे यूसुफ बने हुए हो। ब्रिजेंद्र बाग बाग हो गया। मैंने जब लय के साथ अपनी ताज़ा गज़ल सुनाई तो वो एक एक शेर पर उछल पड़ी। अद्भुत काव्य मर्म है। मुझे अपनी कविता रचना पर इतनी खुशी कभी न हुई थी, मगर तारीफ जब सबका बुलवा हो जाए तो उसकी कीमत ही क्या। मियाँ सादिक को कभी अपनी सुंदरता का दावा नहीं हुआ। भीतरी सौंदर्य से वो जितने ही मालामाल हैं, बाहरी सौंदर्य से उतने ही कंगाल। मगर आज शराब के दौर में जो ही उनकी आंखों में सुर्खी आई, हेलेन ने प्रेम से पगे हुए स्वर में कहा, भाई तुम्हारी ये आंखें तो जिगर के पार हुई जाती हैं। और सादिक साहब उस वक्त उसके पैरों पर गिरते गिरते रुक गए। लज्जा बाधक हुई। उनकी आंखों की ऐसी तारीफ शायद किसी ने ही की हो। मैं कभी अपने रंग रूप चाल ढाल की तारीफ नहीं सुन सका कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन अब मुझे भी बेचैनी होने लगी कि देखो मुझ पर क्या इनायत होती है। कोई बात न थी, मगर दिल बेचैन रहा। जब मैं शाम को यूनिवर्सिटी ग्राउंड से खेल की प्रैक्टिस करके आ रहा था तो मेरे ये बिखरे हुए बाल और कुछ ज़्यादा बिखर गए थे। उसने आसक्त नेत्रों से देखकर फौरन कहा, तुम्हारी इन बिखरी हुई जुल्फों पर निसार होने को जी चाहता है। मैं निहाल हो गया। दिल में क्या क्या तूफान उठ रहे थे कह नहीं सकता। मगर खुदा जाने क्यों हम तीनों में से एक भी कभी भी उसके किसी अंदाज या रूप की प्रशंसा नहीं कर पाते। हमें लगता कि हमें ठीक शब्द नहीं मिलते। जो कुछ हम कह सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम प्रभावित हैं। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। 1 फरवरी हम दिल्ली आ गए। इसी बीच मुरादाबाद, नैनीताल, देहरादून वगैरह जगहों के दौरे किए, मगर कोई खिलाड़ी न मिला। अलीगढ़ और दिल्ली से कई अच्छे खिलाड़ियों की मिलने की उम्मीद है, इसीलिए हम लोग वहाँ कई दिन रहेंगे। 11 पूरी होते ही हम लोग बम्बई आ जाएंगे और वहाँ 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे। मार्च में ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ से रवाना होगी। तब तक वह हिंदुस्तान में सारे पहले से निश्चित मैच खेल चुकी होगी। हम उससे आखिरी मैच खेलेंगे और खुदा ने चाहा तो हिंदुस्तान की सारी शिकस्तों का बदला चुका देंगे। सादिक और ब्रिजेश भी हमारे साथ घूमते रहे। मैं तो न चाहता था कि ये लोग आएं, मगर हेलेन को शायद प्रेमियों के जमघट में मजा आता है। हम सब के सब एक ही होटल में हैं और सब हेलेन के मेहमान हैं। स्टेशन पर पहुंचे तो सैकड़ों आदमी हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद थे। कई औरतें भी थी, लेकिन हेलेन को न मालूम क्यों औरतों से आपत्ति है। उनकी संगत से भागती है। खासकर सुंदर औरतों की छाया से तो दूर ही रहती है। हालांकि उसे किसी सुंदरी से जलने का कोई कारण नहीं। यह मानते हुए भी कि हुस्न उस पर खत्म नहीं हो गया है, उसमें आकर्षण के ऐसे तत्व मौजूद हैं कि कोई परी भी उसके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती। नक्श शिखी तो सब कुछ नहीं, रुचि का सौंदर्य, बातचीत का सौंदर्य, अदाओं का सौंदर्य भी तो कोई चीज है। प्रेम उसके दिल में है या नहीं खुदा जाने, लेकिन प्रेम के प्रदर्शन में तो वो बेजोड़ है। दिलजोई और नाज बरदारी के फन में हम जैसे दिलदारों को भी उससे शर्मिंदा होना पड़ता है। शाम को हम लोग नई दिल्ली सैर को गए। दिलकश जगह है, खुली हुई सड़कें, जमीन के खूबसूरत टुकड़े, सुहानी रबिशें। उसको बनाने में सरकार ने बेतहाशा रुपया खर्च किया है और बेज़रूरत। यह रकम रियाया की भलाई पर खर्च की जा सकती थी।
मगर इसको क्या कहिए कि जनसाधारण इसके निर्माण से जितने प्रभावित हैं उतने अपनी भलाई की किसी योजना से न होते। आप 10-5 स्कूल ज़्यादा खोल देते, सड़कों की मरम्मत में या खेतों की जांच पड़ताल में इस रुपये को खर्च कर देते। मगर जनता को शान शौकत धन वैभव से आज भी जितना प्रेम है उतना आपके रचनात्मक कार्यों से नहीं। बादशाह की जो कल्पना उनके रोम रोम में घुल गई है वो अभी सदियों तक न मिटेगी। बादशाह के लिए शान शौकत ज़रूरी है, पानी की तरह रुपया बहाना ज़रूरी है। किफ़ायतशार या कंजूस बादशाह चाहे वो एक एक पैसा प्रजा की भलाई के लिए खर्च करे, वो इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता। अंग्रेज़ मनोविज्ञान के पंडित हैं। अंग्रेज़ ही क्यों, हर एक बादशाह जिसने अपने बाहुबल और अपनी बुद्धि से यह स्थान प्राप्त किया है स्वभावतः मनोविज्ञान का पंडित होता है। इसके बगैर जनता पर उसे अधिकार क्यों कर प्राप्त होता? खैर, यह तो मैंने यूं ही कहा। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि शायद हमारी टीम सपना ही रह जाए। अभी से हम लोगों में अनबन होने लगी है। ब्रिजेंद्र कदम कदम पर मेरा विरोध करता है। मैं आम कहूँ तो वो अदबदाकर इमली कहेगा और हेलेन को उससे प्रेम है। जिंदगी के कैसे कैसे मीठे सपने देखने लगा था, मगर ब्रिजेंद्र, कृतज्ञ स्वार्थी ब्रिजेंद्र मेरी जिंदगी तबाह किए डालता है। हम दोनों हेलेन के प्रिय पात्र नहीं रह सकते, यह बात तो तय है। एक को मैदान से हटना ही पड़ेगा। 7 फरवरी। शुक्र है कि दिल्ली में हमारा प्रयत्न सफल हुआ। हमारी टीम में नए 3 खिलाड़ी जुड़े, जाफर, मेहरा और अर्जुन सिंह। आज इनके कमाल देखकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों की धाक मेरे दिल से जाती रही। तीनों गेंद फेंकते हैं। जाफर अचूक गेंद फेंकता है, मेहरा सब्र की आजमाइश करता है और अर्जुन बहुत चालाक है। तीनों दृढ़ स्वभाव के लोग हैं, निगाह के सच्चे अकथ। अगर कोई इंसाफ से पूछे तो मैं कहूँगा कि अर्जुन मुझसे बेहतर खेलता है। वह 2 बार इंग्लैंड हो आया है, अंग्रेजी रहन सहन से परिचित है और मिजाज पहचानने वाला भी अव्वल दर्जे का है, सभ्यता और आचार का पुतला। ब्रिजेंद्र का रंग फीका पड़ गया। अब अर्जुन पर खास कृपा दृष्टि है और अर्जुन पर फतह पाना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे तो डर है कि वह कहीं मेरी ही राह का रोड़ा न बन जाए। 25 फरवरी। हमारी टीम पूरी हो गई। 2 प्लेयर हमें अलीगढ़ से मिले, 3 लाहौर से और 1 अजमेर से, और कल हम बम्बई आ गए। हमने अजमेर, लाहौर और दिल्ली में वहाँ की टीमों से मैच खेले, उन पर बड़ी शानदार फतह भी पाई। आज बम्बई की हिंदू टीम से हमारा मुकाबला है और मुझे यकीन है कि मैदान हमारे ही हाथों रहेगा। अर्जुन हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और हेलेन उसकी बहुत खातिरदारी करती है, लेकिन मुझे उससे जलन नहीं होती क्योंकि इतनी खातिरदारी तो मेहमान की ही की जा सकती है। मेहमान से भला क्या डर। मजे की बात तो यह है कि हर व्यक्ति अपने को हेलेन का कृपा पात्र समझता है, उसे अपने नाज उठवाता है। अगर किसी के सिर में दर्द है तो हेलेन का फर्ज है कि उसकी मिजाज पुरसी करे, उसके सिर में चंदन तक घिस कर लगा दे। मगर उसके साथ ही उसका रोब हर एक के दिल पर इतना छाया हुआ है कि उसके किसी भी काम की आलोचना करने का कोई साहस नहीं कर सकता। सब के सब उसकी मर्जी के गुलाम हैं। अगर वह सबके नाज उठाती है तो हुकूमत भी हर एक पर करती है। शामियाने में एक से एक सुंदर औरतों का जमघट है, मगर हेलेन के कैदियों की मजाल नहीं कि किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा भी सके। हर एक के दिल पर ऐसा डर छाया रहता है जैसे वह हर जगह मौजूद है। अर्जुन ने एक मिस पर यूं ही नजर डाली थी। हेलेन ने ऐसी प्रलय भरी आंखों से उसे देखा कि सरदार साहब का रंग उड़ गया। हर एक समझता है कि वो उसकी तकदीर की मालिक है और उसे अपनी तरफ से नाराज करके वह शायद जिंदा न रह सकेगा। औरों की तो क्या कहूँ, मैं ही गोया अपने आप को उसके हाथों बेच दिया। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई ऐसी चीज खत्म हो गई है जो पहले मेरे दिल में डाह की आग से जला दिया करती थी। हेलेन अब किसी से भी बोले, किसी से भी प्रेम करे, मुझे गुस्सा नहीं आता। दिल पर चोट जरूर लगती है, मगर इसका इजहार अकेले में आंसू बहाकर करने को जी चाहता है। वो स्वाभिमान कहाँ गायब हो गया कह नहीं सकता। अभी उसकी नाराजगी से दिल के टुकड़े हो गए थे कि एकाएक उसके एक उचटती हुई निगाह से या एक मुस्कुराहट ने गुदगुदी पैदा कर दी। मालूम नहीं उसमें वो कौन सी ताकत है जो इतने हौसलामंद नौजवानों के दिलों पर हुकूमत करती है। उसे बहादुरी कहूँ, चालाकी या फुर्ती, हम सब जैसे उसके हाथों की कठपुतलियां हैं।
हम में अपनी कोई शख्सियत, कोई हस्ती नहीं है। उसने अपने सौंदर्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से और सबसे ज़्यादा सबको समेट सकने वाली अपनी ताकत से हमारे दिलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। 1 मार्च। कल ऑस्ट्रेलियन टीम से हमारा मैच खत्म हो गया। 50,000 से कम तमाशाइयों की भीड़ न थी। हमने पूरी इनिंग्स से उनको हराया और देवताओं की तरह पूजे गए। हम में से हर एक ने दिलो जान से काम किया। मैच खत्म होते ही शहर वालों की तरफ से हमें शानदार पार्टी दी गई। ऐसी पार्टी तो शायद वायसराय के सम्मान में भी न दी जाती होगी। मैं तो तारीफों और बधाइयों के बोझ से दब गया। मैंने 44 रनों में 5 खिलाड़ियों का सफाया कर दिया। मुझे खुद अपने भयानक गेंद फेंकने पर आश्चर्य हो रहा था। जरूर कोई अलौकिक शक्ति हमारा साथ दे रही थी। इस भीड़ में बंबई का सौंदर्य अपनी पूरी शान और रंगीनी के साथ चमक रहा था और मुझे दावा है कि सुंदरता की दृष्टि से यह शहर जितना भाग्यशाली है, दुनिया में और कोई दूसरा शहर शायद ही हो। मगर हेलेन इस भीड़ में सबकी दृष्टियों का केंद्र बनी हुई थी। यह जालिम महज हसीन ही नहीं, मीठा बोलती भी है और इसकी अदाएं भी मीठी हैं। सारे नौजवान परवानों की तरह उस पर मंडरा रहे थे, एक से एक खूबसूरत, मनचले, और हेलेन उन सब की भावनाओं से खेल रही थी, उसी तरह जैसे वह हम लोगों की भावनाओं से खेल करती थी। महाराज कुमार जैसा सुंदर जवान मैंने आज तक नहीं देखा। सूरत से रौब टपकता है। उनके प्रेम ने कितनी ही सुंदरियों का दिल दुखाया है कौन जाने। मर्दाना दिलकशी का जादू सा बिखेरता चलता है। हेलेन उनसे भी वैसे ही आज़ाद बेतकल्लुफ़ी से मिली जैसे दूसरे हजारों नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर जरा भी असर न था। न जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहाँ से आ गया। कभी नहीं डगमगाती, कभी रौब में नहीं आती, कभी किसी की तरफ झुकती नहीं। वही हंसी मजाक, वही प्रेम का प्रदर्शन, किसी के साथ कोई विशेषता नहीं, दिलजोई सबकी, मगर उसी बेपरवाही की शान के साथ। हम लोग सैर करके कोई 10 बजे रात को होटल पहुंचे तो सभी जिंदगी के नए सपने देख रहे थे। सभी के दिल में एक धुकधुकी सी हो रही थी कि देखें अब क्या होता है। आशा और भय ने सभी के दिलों में एक तूफान सा उठा रखा था। गोया आज हर एक के जीवन की एक स्मरणीय घटना होने वाली है। क्या प्रोग्राम है इसकी किसी को खबर न थी। सभी जिंदगी के सपने देख रहे थे। हर एक के दिल पर एक पागलपन सवार था। हर एक को यकीन था कि हेलेन की दृष्टि उसी पर है, मगर यह अंदेशा भी हर एक के दिल में था कि खुदा न खास्ता कहीं हेलेन ने बेवफाई की तो यह जान उसके कदमों पर रख देगा। यहाँ से जिंदा जाना कयामत था। उसी वक्त हेलेन ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। जाकर देखता हूँ तो सभी खिलाड़ी जमा हैं। हेलेन उस वक्त अपनी शरबती बेलदार साड़ी में आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुझे उस पर झुंझलाहट हुई। इस आम मजमे में मुझे बुलाकर कवायद कराने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो खास वर्ताव का अधिकारी था। मैं भूल रहा था कि शायद इसी तरह उनमें से हर एक अपने को खास वर्ताव का अधिकारी समझता हो। हेलेन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दोस्तों, मैं कह नहीं सकती कि मैं आप लोगों की कितनी कृतज्ञ हूँ और आपने मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी आरजू पूरी कर दी। आप में से किसी को मिस्टर रतन लाल की याद आती है? रतन लाल, उसे भी कोई भूल सकता है? वह जिसने पहली बार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की धरती पर अपने जौहर दिखाने का मौका दिया था, जिसने अपने लाखों रुपए इस चीज की नज़र किए और आखिर में बार बार की पराजयों से निराश होकर वहीं इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। उसकी वह सूरत अब भी हमारी आंखों के सामने फिर रही है। सबने कहा, खूब अच्छी तरह याद है, अभी बात ही कई दिनों की है। आज इस शानदार कामयाबी पर मैं आपको बधाई देती हूँ। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे। आप सभी इस मोर्चे के लिए तैयारियां कीजिए। लुफ्त तो जब है कि हम वहाँ एक भी मैच ना हारें, मैदान बराबर हमारे हाथ में रहे। दोस्तों, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उसी का नाम जिंदगी है। हमें कामयाबी वहीं मिलती है जहां हम अपने पूरे हौसले से काम में लगे हों। वही लक्ष्य हमारा स्वप्न हो, हमारा प्रेम हो, हमारे जीवन का केंद्र हो। हम में और इस लक्ष्य के बीच में और कोई इच्छा, कोई आरजू दीवार की तरह खड़ी नहीं होनी चाहिए। माफ़ कीजिए, आपने अपने लक्ष्य के लिए जीना नहीं सीखा। आपके लिए क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन है, आपको उससे प्रेम नहीं।
इसी तरह हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और वो सारी जिंदगी नाकाम ही रहते हैं। आपके लिए मैं ज़्यादा दिलचस्प थी। क्रिकेट तो सिर्फ मुझे खुश करने का एक जरिया था। फिर भी आप कामयाब हुए। मुल्क में आप जैसे हजारों नौजवान हैं जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और मरना सीख जाएं तो चमत्कार कर दिखाएं। जाइए और वह कमाल हासिल कीजिए। मेरा रूप, मेरी रातें वासना का खिलौना बनने के लिए नहीं है। नौजवानों की आंखों को खुश करने, उनके दिलों में मस्ती पैदा करने के लिए जीना मैं शर्मनाक समझती हूँ। जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। सच्ची जिंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं, सबके लिए जीते हैं। हम सब सिर झुकाए सुनते रहे और झल्लाते रहे। हेलन कमरे से निकलकर कार पर जा बैठी। उसने अपने रवानगी का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। इसके पहले कि हमारे होश हवास सही हों और हम परिस्थिति को समझें, वो जा चुकी थी। हम सब हफ्ते भर तक बंबई की गलियों, होटलों और बंगलों की खाक छानते रहे। हेलन कहीं न थी और ज़्यादा अफसोस यह है कि उसने हमारी जिंदगी का जो आइडल रखा वो हमारी पहुंच से बहुत ऊंचा है। हेलन के साथ हमारी जिंदगी का सारा जोश और उमंग खत्म हो गया। इस कहानी का प्रकाशन जुलाई 1937 में ज़माना नाम की पत्रिका में हुआ था। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।